तो ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज हम इस चैप्टर में एटमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट काइंड ऑफ इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया था और उनकी क्या लिमिटेशंस थी, उन्हें क्यों रिगार्डिंग नहीं दी गई, उसके बारे में भी आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एटम। बट हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर और पार्टिकल। तो जो कोई भी मैटर है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से बना होगा और वो डिफरेंट एलिमेंट्स किन्हीं मॉलिक्यूल से बने होंगे और मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो क्या ये बात सच है कि अ मैटर इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल? तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज हमारे जो एटम के पार्ट्स हैं वो भी फर्दर डिस्क्राइब करे गए हैं एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं एटम इज द स्मॉल यूनिट और यू कैन से द बेसिक यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल, because basic unit means that it consists of some units, but the basic one is this. So this was the description of atom. So let's start with subatomic particles. What are subatomic particles? As we discussed that proton, neutron और electron, ये तीन चीजें हमारे किसी भी एटम में प्रेजेंट होती है, तो इन्हीं को हम साइंटिफिक वे में सबएटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, अपने साथ नेगेटिविटी कैरी करती है, और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों बैलेंस्ड है हमारे न्यूट्रॉन के अंदर। तो ये हमारा जो एटम का एक डायग्राम है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए दैट इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके बारे में बताया गया है। एंड नेक्स्ट वन इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो सब लोग यही कहते थे कि एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके अंदर भी कुछ यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये कैसे पता चला? सबसे पहले पता चला इलेक्ट्रॉन की वजह से कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे एटम में। और वो कैसे पता चला? तो उसकी ये एक प्रोसेस थी दैट कैथोड रेज प्रोसेस इसे कहते हैं। तो ये कैसे परफॉर्म हुआ था एक बार पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन 1897 बाय ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन। तो जो हमारे सर जे थॉमसन थे, उन्होंने हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से एक इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा है। तो इसको कैसे डिस्कवर करा गया उसको हम इस डायग्राम की मदद से समझने वाले हैं। जैसे कि यहाँ डिस्चार्ज ट्यूब है कि इस ट्यूब में कोई भी तरीके का चार्ज प्रेजेंट नहीं है इस टाइम, तो ये डिस्चार्ज ट्यूब बन गई। इसके अंदर वैक्यूम बना दिया गया, मतलब इसके अंदर कोई भी काइंड ऑफ एयर प्रेजेंट नहीं है, जिससे कि जब कोई पार्टिकल इसमें से पास होगा तो उसको हम देख सकेंगे इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन की वजह से। यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, यानी फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब कि फॉर एग्जांपल विजिबल स्क्रीन आपको अभी ये पूरी स्क्रीन जो आपके लैपटॉप, पीसी या फिर मोबाइल फोन पर डिस्प्ले हो रही होगी, ये भी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है दैट ये ग्लो कर रही है, ब्राइटनेस है इसकी भी कुछ, और आप इसे देख पा रहे हैं। सेम यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी गई और उससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे पता चलता है? यहाँ पे सबसे पहले इसमें वैक्यूम क्रिएट करा गया, एयर को सारी बाहर निकाल दिया गया। फिर यहाँ से हमने नेगेटिव चार्ज को प्रोवाइड कराया, यहाँ से चार्ज करंट पास कराया गया, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है हमारे कैथोड रेज के इस एक्सपेरिमेंट में। तो जब हमारे करंट वेव्स मूव कर रही है तो हमने ये देखा कि ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी कि कोई पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव की तरफ जाता है, और हम ये जानते हैं कि दो अपोजिट पोल ही ईच अदर को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर उधर पॉजिटिव टर्मिनल है तो ऑफ कोर्स सी बात है दैट अदर साइड विल बी नेगेटिव बिकॉज इट इज बीइंग अट्रैक्टेड। अगर वो अट्रैक्ट हो रही है तो वो नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर दोनों साइड पॉजिटिव होगी तो वो एक दूसरे को रिपल करेगी। तो ये कैसे पता चला कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है और आ रहे हैं?
ये हमें पता चला इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन की वजह से जो हमने यहाँ लगाई थी। यहाँ से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करके गए, इस पे जब टकराए तो ये ग्लो करी। जब ये सारे साथ में टकराए तो इधर एक ग्लोइंग स्क्रीन बन गई, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो करने लग गई। तो जब ये ग्लो करी तो हमको पता चल गया दैट यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है जो कि हमारे पॉजिटिव टर्मिनल को टच कर रही है, तो इसी को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि करी गई थी सर जे थॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा चार्ज टू मास रेशियो। तो जे थॉमसन सर ने चार्ज टू मास आई मीन इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा, तो इसमें एक चार्ज टू मास रेशियो भी बना दिया दैट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.758820 into 10⁻11 कूलम kg, यानी कि इतना चार्ज पर केजी पे प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट वन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम्स। ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड, उसकी चार्ज का मैग्नीट्यूड हमारा प्रेजेंट होता है इस अमाउंट में। और द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.109 into 10⁻31 किलोग्राम्स। ये जो हमारा ये 9.1093836 into 10⁻31 किलोग्राम्स, ये है हमारे एक एटम का आई मीन इलेक्ट्रॉन का साइज। इतने साइज का हमारा इलेक्ट्रॉन है और इतनी वेट का भी है। तो हमने पहले कैसे चार्ज टू मास रेशियो निकाला, तो चार्ज टू मास रेशियो लगाने के लिए यहाँ पे भी एक कैथोड की वायरिंग करी गई और यहाँ पे एनोड की वायरिंग करी गई। इसमें से जब करंट पास करवाया तो हमने आगे जाके यहाँ पे एक मैग्नेट लगा दिया था, और वो मैग्नेट जो है इसको करंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक ऊपर एक नीचे और एक सीधे बीच में। तो यहाँ जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है उस पे जाके ये रेस टकराई, तो इस रेस को टकराने की वजह से हमें पता चला कि इसका कुछ मास भी होगा, कि जब कोई चीज हिट कर रही है और उसके हिट करने से हमें कोई असर पड़ रहा है, तो दैट मीन्स दैट कंसिस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ मास, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मास होगा। तो इसी चीज ने प्रमोट करा हमारे साइंटिस्ट को दैट दे शुड ऑल्सो डेवलप अ चार्ज टू मास रेशियो, दैट अगर हमने इतने चार्ज में करंट फ्लो करवाया है तो उसका मास क्या होगा। तो उसका मास हमने यहाँ पे दिया हुआ है दैट अगर 1 कूलम है चार्ज प्रोवाइड करा गया है तो कितना मास होगा उस इलेक्ट्रॉन का, सो दैट इज 1.75 into 10⁻11 कूलम पर केजी, ये था उसका चार्ज। आगे बढ़ते हैं हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन की तरफ। दैट हमने सब एटॉमिक पार्टिकल में 3 पार्ट्स पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने देख ली, अब देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे। सेम चीज हुई थी यहाँ पर भी, बट यहाँ एनोड रेस दी गई थी। एनोड रेस का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब यही है लो प्रेशर एयर था पहली बात तो यहाँ पे, यानी कि वैक्यूम प्रेजेंट था। जब यहाँ पे वैक्यूम है तो यानी कि कुछ भी ट्रेवल करेगा तो हमें इजीली दिख जाएगा। और फ्लोरोसेंट स्क्रीन उस बार हमने कहाँ लगाई थी, एनोड पे यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो इस बार हम लगाएंगे नेगेटिव टर्मिनल पे। हमने नेगेटिव टर्मिनल पे लगा दी फ्लोरोसेंट स्क्रीन और हमने चार्ज पास करा दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव टर्मिनल से जब हमने चार्ज पास करवाया तो हमने ये देखा कि फिर से कोई चीज है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है और जिसकी वजह से हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है ग्लो कर रही है। तो अगर ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो कर रही है और अपोजिट जा रही है रेस, तो इसका मतलब कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमने देखा था कि अपोजिट चार्जेस जो हैं अट्रैक्ट करते हैं और रिपल करते हैं सेम चार्जेस। तो यहाँ पे हमको मिल गया कि प्रोटॉन कैसे मिला था, सेम चीज थी बट हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन को इस तरफ कर दिया और जो हमारे करंट था वो हमने एनोड से पास करवाया इस बार। तो सेम चीज थी। एक बार इसकी थियरी पढ़ते हैं दैट प्रोटॉन्स आर टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल विद अ पॉजिटिव चार्ज, जो कि हमने अभी देख लिया। और प्रोटॉन्स आर बाउंड टुगेदर इन एन एटम्स न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जो न्यूक्लियस है उसमें ये न्यूट्रॉन के साथ अट्रैक्टेड होता है, एकदम से चिपका होता है, जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोवाइड करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है। एंड न्यूट्रॉन्स आर अ टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल विद नो चार्ज।
यानी कि जो न्यूट्रॉन्स है उस पर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो चार्ज है उस पर। और अगर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में प्रेजेंट है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके आउटर शेल्स जो बनी हुई है उसमें सराउंड करेगा, बाहर घूमेगा, क्योंकि बीच में पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। तो ये दोनों जब आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो जो न्यूट्रॉन है हमारा वो जीरो चार्ज के साथ वो उसको प्रोवाइड करेगा, एक जीरो चार्ज भी प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ अट्रैक्ट होगा, बट उतना नहीं हो पाएगा जितना कि हमें आई मीन मैग्नेट्स है, अगर उसके नॉर्थ टू नॉर्थ पोल करे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपल करेगा, बट अगर साउथ टू नॉर्थ करे तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। बट वहीं एक मैग्नेट पे हमने कुछ भारी चीज रख दी तो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से वो कभी कभी घूम भी सकता है गोल गोल। सेम चीज यहाँ पे हमारे एटम के साथ हुई है, दैट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बीच में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं और वो ऐसे राउंड कर रहा है। और एक फैक्ट यहाँ ये भी देखने को मिलता है दैट हम यहाँ पे हमारी सोलर सिस्टम में जो सन है वो सन एक न्यूक्लियस की तरह काम करता है, बाउंड करके रखता है हर एक प्लैनेट को, और प्लैनेट्स इलेक्ट्रॉन की तरह ही अपने ऑर्बिटल्स में गोल गोल घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। सो हमने देखा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट चीज है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो भी रिलेट करती है सबसे बिगेस्ट पार्टिकल के साथ। तो ये है ब्यूटी ऑफ साइंस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की तरफ। तो हमारे जो जे थॉमसन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करा था, तो उनको एक आइडिया आया कि हम अब एटम का प्रिडिक्ट करते हैं कि एटम होगा कैसा। तो उन्होंने बोला कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यानी कि ये जो गोला है ये पूरा पॉजिटिव चार्ज से भरा है और इसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज वाली चीजें भी रखी हुई है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो कि उन्होंने डिस्कवर करे थे। तो ये उनका था एटम, एटम का एक स्ट्रक्चर उन्होंने प्रोवाइड कराया, बट ये रॉन्ग था। तो फिर नेक्स्ट एक साइंटिस्ट आए सर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि न्यूक्लियर मॉडल दिया उन्होंने, दैट बीच में एक न्यूक्लियस भी है, एक चीज तो है बीच में जो आपस में यहाँ जो जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपस में गोल गोल घुमाने का काम कर रहा है, कुछ चीज तो है यहाँ पे बीच में जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। बट ये भी गलत था, ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें हमको वो नहीं दिखा जो हमको नीड थी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी ना कभी खत्म होगी और वो आके न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और नीचे गिर जाएगा। बट हमने ऐसा कभी नहीं देखा और ऐसा होता भी नहीं है दैट जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उससे कभी कोई इलेक्ट्रॉन टकरा के गिर जाए नीचे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा लॉ के डिफरेंशिएशन में है, यानी कि लॉ हमारा ये डिफरेंशिएट कर देता है एकदम से कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो आगे बढ़ते हैं हम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की तरफ। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है दैट जितने भी प्रोटॉन्स हमारे एक एलिमेंट में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने हीलियम लिया, हीलियम में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। जब हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो गया? 2 हो गया। ऐसे ही मास क्या होता है? मास होता है न्यूक्लियस में जो चीजें प्रेजेंट है उनका एडिशन। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन अगर 2 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन भी 2 ही होगा। बट यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं जिसको हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स कहते हैं, उसको हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन है वो अगर जितना नंबर का है उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होगा, और अगर प्रोटॉन जितना है सेम हमारा न्यूट्रॉन भी होता है, और अगर उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो निकल जाएगा मास नंबर किसी भी एलिमेंट का। ये था एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। तो अब देखते हैं आइसोबार और आइसोटोप क्या होता है। सबसे पहले आइसोबार्स आर एलिमेंट्स दैट डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टीज बट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम है बट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल वुड भी हार्ड है एकदम और आयरन भी हार्ड है एकदम, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्योंकि वुड जो है हमारी ऑर्गेनिक नेचुरल चीज से बनी हुई है, लिविंग थिंग से बनी है पर अब नॉन लिविंग है। बट जो हमारा आयरन है वो शुरू से नॉन लिविंग है, तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है।
तो ये एक एग्जांपल था आइसोबार को समझाने के लिए। आइसोबार क्या होते हैं? जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। और इन कांस्टेंट जो हमारा आइसोटोप होता है उनमें एकदम उल्टा होता है, दैट आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो उनका सेम रहेगा पर मास उनका डिफरेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया है। हाइड्रोजन का प्रोटियम, प्रोटियम में एक है, एक ही इसका मास है और एक ही एटॉमिक नंबर एक ही है। बट यहाँ पे जो हमारा ड्यूट्रम है, ड्यूट्रम में क्या है कि हमारा मास नंबर भी डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा ना, हाइड्रोजन हमेशा 1 रहेगा, बट इसका जो मास नंबर है वो चेंज हो गया और ये ड्यूट्रम बन गया। ऐसे ही ये थर्ड वाला भी बना है ट्रीटियम, हाइड्रोजन का ट्रीटियम भी इसी तरीके से बना हुआ है, दैट इसका मास नंबर अलग है बट एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये थे हमारे आइसोटोप्स और आइसोबार्स। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो हमने इसको आगे क्यों रखा? क्योंकि सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार इन सब के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम ड्रॉबैक्स को पढ़ सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसका ड्रॉबैक तो मैंने आपको बताया, दैट वो कभी ना कभी घूम के ऐसे जाके इलेक्ट्रॉन हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से टकरा जाएगा, उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा। बट ऐसा नहीं हो सकता, तो इसी वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। इस डायग्राम की मदद से भी हम उसको उस चीज को समझ सकते हैं। सेम चीज है दैट उन्होंने ये बोला था कि जो इसका ऑर्बिटल है वो स्पाइरल टाइप में है, स्पाइरल है, वो हमेशा गोल गोल ऐसे घूमेगा और कभी ना कभी जाके प्रोटॉन न्यूट्रॉन से टकरा जाएगा और फिर वो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, बट ऐसा कभी हो नहीं सकता। सो दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो जो अभी हम लेटेस्ट में पढ़ रहे हैं वो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बट उसमें भी एकदम सही चीजें नहीं है, वो भी गलत चीजें उसमें है, बट अभी तक के लिए वही पढ़ी जा रही है क्योंकि अभी फर्दर डिस्कवरीज कंटिन्यूएशन में है। तो डेवलपमेंट जो हुई थी लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम वो क्या थी? तो द बोर मॉडल ऑफ एटम वाज डेवलप्ड फ्रॉम 1911 टू 1918, यानी कि 1911 से 1918 का टाइम लगा था बोहर को अपने एटॉमिक मॉडल को डिस्कवर करने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा एक टाइम पीरियड है किसी चीज को डिस्कवर करने का। तो जो नील्स बोहर थे उन्होंने बिल्ड करा अपने अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल को अलग करके। फॉर एग्जांपल अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि ये बीच में न्यूक्लियस है और यहीं से एक स्पाइरल स्टार्ट हो रहा है और कभी ना कभी आके ये यहाँ पे टकरा जाएगा और गिर जाएगा। बट हमारे बोहर जी ने क्या कहा, दैट बीच में एक न्यूक्लियस तो है बट स्पाइरल नहीं है उसके ऑर्बिटल सर्कुलर पाथ में है और वो हमेशा घूमते रहेंगे, घूमेंगे 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 फिर वापस इधर आ जाएंगे, फिर दोबारा से घूमेंगे, ऐसे ही अपना कंटिन्यू करते रहेंगे। रेवोल्यूशन कभी भी ये खत्म नहीं होने वाले। और ये हमारा एक प्रूव करता है स्टेटमेंट को, दैट इज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उसके पास है और वो कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है और कभी बन भी नहीं रही है, वो बस अपना फॉर्म चेंज कर रही है। सो दैट इज द डेवलपमेंट विच लीडेड टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो आगे हम देखते हैं वेव के बारे में, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वेव नेचर क्या है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के? वेव नेचर कुछ इस तरीके से है दैट अगर मान लो यहाँ पे एक लाइन है, ये है एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम इधर लिख देते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ऐसे इधर जा रही है जेड एक्सिस, ये वाली जेड एक्सिस है, ठीक है। तो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें मैग्नेटिक लाइन जो है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जाएगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जाएगी। बट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड साइड बाय साइड जाएगी। साइड बाय साइड का मतलब ऐसे, फिर इधर से, 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 ऐसे साइड बाय साइड जाएगी और ये 3D स्ट्रक्चर बनाएगी। जैसे कि हम इस इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पे दैट ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है पूरी, उसमें ये मैग्नेटिक वेव है और ये इलेक्ट्रिक वेव है। ये क्या है हमारी मैग्नेटिक वेव, ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक वेव।
तो ये थी हमारी नेचर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, दैट ये एक तो हमारी जो मैग्नेटिक लाइन है वो सीधी जाती है और जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन है वो साइड वाइज जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो हमारे क्वांटम थ्योरी में क्या आता है, एक सर प्लैंक थे, तो प्लैंक सर ने क्या हमारा क्वांटम का थ्योरी दिया। तो प्लैंक ने बोला कि जो हमारे एटम्स में जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाती है। फॉर एग्जांपल एनर्जी इज क्वांटिसाइज, एनर्जी कैन ओनली बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन डिस्क्रीट अमाउंट्स कॉल्ड क्वांटा। यानी कि जो एनर्जी है वो कभी बन नहीं सकती और कभी खत्म नहीं हो सकती, बट एनर्जी दो फॉर्म में जा सकती है। एक फॉर्म है वेव नेचर का, जो वेव हमने अभी देखी थी, कुछ इस तरीके से एनर्जी जाती है, ऐसे ऐसे वेव में जाती है, या तो फिर पार्टिकल नेचर में जाती है। पार्टिकल नेचर क्या होता है, कुछ इस तरीके से ये पार्टिकल टाइप्स करके ऐसे आगे तक जाती है, तो ये हमारा पार्टिकल नेचर होता है। सेम इन्होंने क्या बोला कि जो अगर पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल नेचर हमारा एक पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा, पैकेट्स ऐसे बनेंगे फिर उसी के फॉर्म में जाके टकराएगी। फॉर एग्जांपल आप अभी जिस भी रूम में बैठे हैं वहां पे कहीं से लाइट आ रही है, उसको आप एक बार उसकी तरफ फोकस कीजिए और देखिए कि उसकी एमिशन कैसे हो रही है, उसकी लाइट आपके पास कैसे आ रही है। या तो वो वेव में आ रही होगी कुछ इस तरीके से, वो हम देख नहीं सकते अपनी रेयर आइज से, बट हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल से अगर देखें तो या तो वो वेव नेचर में आ रही होगी या तो वो पैकेट्स के फॉर्म में आ रही होगी। पैकेट्स का मतलब छोटे छोटे पैकेट बन जाते हैं एनर्जी के, जैसे हमने देखा है ना बाजार में मिलते हैं कुरकुरे के पैकेट, चिप्स के पैकेट, दैट पैकेट होते हैं, उनके अंदर कुरकुरे भरा होता है, चिप्स भरा होता है। और अगर कहीं हम गांव में जाएं कहीं जाएं तो हमें खुले पैकेट में भी मिल जाता है, आपको जितना चाहिए उतना लो। तो सेम चीज यहाँ पर है, ये पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम क्वांटा कहते हैं, और यही है हमारी क्वांटम थ्योरी, इसी को कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आगे पढ़ते हैं, दैट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि जो वेव होता है उसकी हम फ्रीक्वेंसी नापते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, एक ऊपर और एक नीचे, इतना एल्टीट्यूड, ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड, ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड, तो ये इसकी एक फ्रीक्वेंसी हो गई इतनी। तो फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। न्यू, ये न्यू का सिंबल है और हम इसको फ्रीक्वेंसी को इसी में डिनोट करते हैं। तो ये थी हमारी क्वांटम थ्योरी का सेकंड पार्ट, दैट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन और क्वांटम ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट की पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी देर में कितना ट्रेवल कर रही है। और ऐसे प्लैंक्स कांस्टेंट दिया प्लैंक ने, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी, 6.62। हमको 2 डिजिट तक याद रखना है अभी, 6.62। इसको हम आगे समझते हैं, दैट हमारे प्लैंक सर ने क्या बोला कि जो एनर्जी है वो एक पैकेट के फॉर्म में जाएगी, बहुत सारे पैकेट बन के एनर्जी आएगी या तो फिर वेव बन के एनर्जी आएगी। तो जब वेव बन के एनर्जी आएगी तो वेव को हम किस में नापते हैं, फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी की हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यू, न्यू में नापते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो जो हमारा प्लैंक सर का कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं h। h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो h की वैल्यू क्या थी, 6.62। पिछली स्लाइड से देखते हैं, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, ये है हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाता है दैट हमारे पास 2 फोटोन है लाइट के, ठीक है, 2 फोटोन है, अब आप इनकी क्वांटा निकालिए, यानी कि इनका क्वांट निकालिए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले तो हम रखेंगे h यानी कि ये हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, कि लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर 3 है तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड अगर है तो हमारी बताइए कितनी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है इसमें क्वांट्स। तो इसको अगर निकालना है तो हम लिखेंगे h न्यू और इसको निकाल लेंगे n यानी कि दो फोटोन है हमारे यहाँ पे, और h यानी कि 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ पे 3 हमने रख दिया, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 इंटू 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3, यानी कि 2 3 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36, 36.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया। इतने क्वांट्स हमारे एनर्जी के रिलीज होंगे हमारे 2 फोटॉन्स ऑफ लाइट में, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है बिकॉज यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे बेसिक यूनिट्स आ गए हैं दैट एच की वैल्यू आपको याद करनी ही करनी है, इसका डेरिवेशन भी है, बट अभी हमारी 11th क्लास में इसकी वैल्यू सिर्फ याद कर सकते हैं हम। और जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन ही रहेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स गिवन रहेंगे, एच की वैल्यू आप जानते हैं, तो आप इजीली जो कोई भी इक्वेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है दैट सपोज एक मेटल है जिसपे अगर हम 4 बार मारेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है, 4 बार मारेंगे तो टूट जाएगा, बट किसी ने हमको बोला है तुम्हारे पास 5 बारी है और 5 बारी में इस मेटल को तोड़ दो, तो ये मेटल तो 4 बारी में ही टूट जाएगा, 4 बारी मारेंगे और ये मेटल टूट जाएगा, तो एक बारी हमारी बच जाएगी। तो सेम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी कॉन्सेप्ट है दैट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मटेरियल कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज अल्ट्रावायलेट लाइट। यानी कि अगर ये मेटल है, इस पे 24 वोल्ट का करंट हम डालेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके उछल के बाहर आने लगेंगे, इस मेटल से बाहर निकलने लगेंगे, और ये 24 वोल्ट पे ही निकल जाएंगे। बट हमने 28 वोल्ट इसको करंट दे दिया तो क्या होगा, 4 वोल्ट करंट ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलेंगे, बट जो 4 वोल्ट एनर्जी हमारी बची हुई है वो कंजर्व हो जाएगी। ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन दिस मैनर इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहाँ पे जो हम एक डायग्राम भी देख सकते हैं दैट यहाँ पे हमारा यूवी रेज इस पे पड़ रही है एक मेटल पे और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज थी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और नेक्स्ट आता है हमारा डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो हमने देखा था फ्रीक्वेंसी में जाता है या तो पैकेट्स में जाता है, तो अगर यहाँ पे पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा तो लाइट के नीचे अगर हम बैरियर कोई लगाते हैं ना तो वो लाइट वहां पर नहीं पड़ेगी, इस जगह पे एकदम खाली रहेगा। बट अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जाएगी यानी कि वेव नेचर में जाएगी तो ये वेव के अगर यहाँ पे हम बैरियर भी लगा देते हैं तो वेव आगे जाके फैल जाएगी, ऐसे फैल जाएगी और फैलती रहेगी। ये था डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये दोनों तरीके के बिहेवियर है दैट अगर ये पार्टिकल्स के फॉर्म में रहेगी और या तो फिर ये वेव के फॉर्म में रहेगी तो कैसा बिहेव करेगी। ये दो जो बिहेवियर है इसके डुअल बिहेवियर कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो इट इज फाउंड नो कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस दैट आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट सीरीज। अगर हम हाइड्रोजन को स्प्लिट करवाते हैं लाइट्स में तो हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है और ये ऑक्सीजन है। इन दोनों पे अभी हमें फोकस नहीं करना है, हम देखते हैं हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन कैसे स्प्लिट हुआ है दैट यहाँ पे पर्पल लाइन आई है, फिर यहाँ पे ये कम लाइट से जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो सबसे नीचे है, फिर सबसे हल्की वेवलेंथ सबसे ऊपर है। इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन जो है टूटा है। और यहाँ पे ये जो बैरियर्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए बैरियर्स प्रेजेंट हो